नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। आइए देखते हैं क्या नया है आज के कार्यक्रम में। जैविक खेती को बढ़ावा, बोगनविलिया से भी व्यवसाय, खेती में क्या है समस्या, उसका समाधान कृषि वैज्ञानिक द्वारा। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों से मुलाकात की। उन्होंने जैविक उत्पाद की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। ऐसे ही बहुत ही शॉर्ट नोटिस में एक किसान मुझे उत्तर प्रदेश से मिले। वो है बिहार के, खेती उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजनेश चंद्र सिंह। राजनेश चंद्र सिंह करके ये किसान हैं। उन्होंने किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके ज़मीन लीज पर लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का एक बहुत बड़ा उपक्रम उन्होंने कर रखा है। वो मुझे मिल गए तो आज हमारे किसान नेता मस्त जी, हमारे विधायक प्रेम सागर जी, हमारे सचिव श्री और कई गणमान्य जो लोग अभी उपस्थित रह पाए हैं। कुछ संसद के चलते हमारे मित्र आने वाले थे, वो अभी नहीं आए हैं। मगर एक किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके खेती से क्या पका सकता है, कैसे पका सकता है और खेती को कैसे फ़ायदेमंद कर सकता है, उनका एक अनुपम उदाहरण आपके सामने है। तो मैं आप सभी को बताता हूं कि आप सीधे ही राजनेश कुमार से ही अपने व्यूज़ आप सुने और इनकी प्रोडक्ट भी दिखावें। मैं राजनेश चंद्र सिंह, सीवान बिहार से रहने वाला हूं। मैं एक पूर्व में मर्चेंट नेवी ऑफिसर था, लेकिन 2015 से मैं सोचा कुछ स्टार्टअप करने का। अपने भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना थी किसानों की आमदनी कैसे दोगुनी की जाए। इसको मैंने चैलेंज मानते हुए उस पर काम करने की कोशिश की, उसकी कमियां ढूंढी। उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में कुछ प्रगतिशील किसान हैं जो यहाँ भी उपस्थित हैं। इन लोगों के साथ जुड़ करके हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत ये हेल्दी हार्ट ट्रेडमार्क के अंदर से हेल्दी हार्ट ट्रेडमार्क के नाम से हमने अपना उपक्रम चालू किया। और आज के डेट में हम लोग 250 बीघे के एक फार्म में यहाँ पे दादरी के पास ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जहाँ पे 100% केमिकल फ्री और पेस्टिसाइड फ्री प्राकृतिक खेती होती है। यहाँ गौतम बुद्ध नगर में हमारे साथ 100 से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू ऑर्गेनिक उत्पाद को उत्पादित कर रहे हैं। और ये आपको जान के खुशी होगी कि आज के रेट में हम लोगों ने जो भी किसान के प्रोडक्ट हैं उनको मंडी के भाव से 3 गुना तक उनको मूल्य दे रहे हैं। उसका कंसेप्ट हमने ये अपनाया है कि हमने जो हेल्दी हार्ट ई-कॉमर्स पोर्टल है उस पे फार्मर की जो प्रोडक्ट होती है उसको हम लोग डायरेक्ट डिस्प्ले कर देते हैं अपने पोर्टल पे। जो कंज्यूमर से पैसा मिलता है, हम लोग उस प्रोडक्ट को ख़रीदते नहीं है, जो कंज्यूमर से पैसा मिलता है उस पैसे का ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकिंग जो खर्च होता है उसको निकाल के डायरेक्ट फार्मर को ट्रांसफ़र करते हैं। और यही कारण है कि हमने मिडिल मैन को माइनस किया, डायरेक्ट फार्मर के प्रोडक्ट को प्लेटफॉर्म दिया और आज किसान को उसके तहत 3 गुने, किसी प्रोडक्ट में तो हमने अभी 4 गुने तक उनको उत्पाद का मूल्य दिया। दरअसल ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के कई योजनाएं चल रही हैं। उसके बारे में कुछ मैं कह के अपनी बात पूरे करूंगा। हमारे भाई कृषि मंत्री रुपाला जी यहाँ उपस्थित हैं, उनके सामने इस बात को भारत सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया है किसानों से गोबर खरीदने के लिए। हर गांव में किसानों का गोबर खरीदा जाएगा और सरकार पैसा देगी। पहले भी गोबर के खाद पर सब्सिडी मिलते थे, गड्ढा खोदकर 10 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, 1.5 फीट लंबा, लेकिन उस योजना को सीधे गोबर खरीद में परिवर्तन किया है। हमने स्टैंडिंग कमेटी में अपने सर्वसम्मत से पास करके भारत सरकार ने उसको स्वीकार किया।
गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में ऑर्गेनिक खेती करने की कैबिनेट ने पास किया है। उसमें किसानों को सरकार सुविधा भी देगी और इस तरह की ऑर्गेनिक खेती जैसे हमारे ये किसान ये कर रहे हैं, ये भारत दुनिया का प्राकृतिक खेती का केंद्र बनेगा, क्योंकि प्रकृति ने जितना भारत को दिया है दूसरे देश को नहीं दिया। कोविड के महामारी ने ये फैसला कर दिया है पूरे दुनिया के लिए कि प्रकृति से जीवन को जोड़ के रखेंगे तभी जीवन बच सकता है, और प्राकृतिक खेती के द्वारा पैदा किया गया ही उत्पादन जीवन को बचा सकता है। कोविड के इस महामारी में सब लोग इस बात को दुनिया के लोग महसूस कर सके। मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ। करीब 5 एकड़ के मैं 5 एकड़ में मैं ज़मीन फसल पैदा करता हूँ, जिसमें मूलतः गेहूँ और धान पैदा करते थे पहले। अब हमें ये रजनीश जी मिले, इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक खेती करो बिगर खाद के बिगर उसके। अब हम उसे गोबर से और उससे गौमूत्र से पैदा कर रहे हैं। पहले की अपेक्षा फसल तो कम हो रही है, लेकिन उसमें रोग बहुत कम है। पहले जो हम उसमें पेस्टिसाइड लगाते थे, दुनिया भर की दवाई लगाते थे, खर्चा बहुत था। अब जो हम कर रहे हैं गोबर से और गौमूत्र से पैदा कर रहे हैं उसे, और उसमें कोई भी जैविक ही लगा रहे हैं, और कोई भी पेस्टिसाइड है वो नहीं लगा रहे हैं, और फसल अच्छी पैदा हो रही है, पहले से ज़्यादा कमाई हो रही है। अब खेती का प्रारूप बदल रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फसल से आय दुगनी होगी, तो वो दुगनी क्या 4 गुनी हो जाएगी अगर हम ऑर्गेनिक करेंगे, और हमें सही चीज़ मिलेगी। बेचने के लिए हमें बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खास कार्यक्रम जारी रहेगा, आप बने रहे हमारे साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा अग्रणी संस्थान है। यहाँ का पुष्प विज्ञान संभाग बोगनविलिया के व्यवसायिक महत्व और वैज्ञानिक खेती के साथ साथ उन्नत किस्मों को भी विकसित करने में सफल हुआ है। आइए देखते हैं पुष्प संभाग के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस सिंधु ने क्या कुछ कहा खास मुलाकात में। जब भी बात होती है तो उनकी खूबसूरती का जिक्र होता है। हालांकि कुछ फूलों का औषधीय इस्तेमाल भी है, लेकिन आज हम ऐसे फूल की बात करने वाले हैं जिसके अनेकों इस्तेमाल हैं, और ये फूल है बोगनविलिया। जिसे बोगनविलिया एक फ्रांस के नेविगेटर थे जिन्होंने पूरी दुनिया में इसे फैलाया है। इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस सिंधु जी, जो कि अध्यक्ष हैं पुष्प विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे बोगनविलिया से हमारे किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिंधु जी आपका कार्यक्रम। बहुत धन्यवाद अंजू। जैसे कि आपने बताया कि बोगनविलिया बहुत ही एक सुंदर फूल है और उसके
वैसे पौधा तो ये एक है लेकिन इसके उपयोग अनेक हैं। आप इसको गमले में लगा सकते हैं, आप इसको बोनसाई बना सकते हैं, आप इसकी बाउंड्री वाल कर सकते हैं, आप अपने खेत के चारों तरफ लगा करके इवन कि यहाँ तक कि नीलगाय से इसकी प्रोटेक्शन पा सकते हैं। इसका पेड़ बना सकते हैं, इसकी आप बोनसाई बनाएं, इसको आप परगोला पे लगाएं, तो इसके उपयोग बहुत सारे हैं। और जहाँ तक है फूल की बात, ये फूल पूरे वर्ष देता है, सिर्फ ये दिसंबर और जनवरी के महीने को छोड़ करके पूरे 10 महीने ये फूल पे रहता है। और अभी आप देख रहे हैं इसके फूलों की छटा खिली हुई है। जी सिंधु साहब, ये बताइए कि जैसे हम बोगनविलिया की बात करते हैं तो अन्य फूलों की तरह इसको अभी तक उतना महत्व नहीं दिया जाता था। लोगों की यही सोच बनी हुई है कि ये तो कहीं भी उग जाता है। तो क्या लगता है कि अब तस्वीर बदल रही है और इससे आय में वृद्धि भी हो सकती है किसान? ऐसा नहीं है, इसकी तस्वीर बदली है और पिछले 10 सालों से दिल्ली में इसकी काफ़ी हमने रोपाई भी किया। आप देखते हैं कि रोड डिवाइडर पे, ग्रीन बेल्ट में, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो पिलर के नीचे बोगनविलिया जगह जगह पे लगा हुआ है। और अब लोगों को इसके उपयोग और इसकी महत्वता समझ में आ गई है, क्योंकि पानी की बहुत ही किल्लत है हमारे देश में। मिट्टी खारी है, मिट्टी ख़राब है, वहाँ पे भी आसानी से हो जाता है। कम पानी इसको आवश्यकता रहती है। इसके नए गमले बना करके बहुत सारे किसान या बहुत सारे नर्सरी वाले लोग इससे नए पौधे बेच करके इससे आमदनी का भी एक जरिया इन्होंने निकाला है। और इसको आप भिन्न भिन्न मौसम में उगा सकते हैं और इसका जो सौंदर्यीकरण है वो बाकी फूलों से बहुत अधिक है, क्योंकि ये पूरे वर्ष फूल देता है। अभी आप देख रहे हैं कि सारे गमले बिल्कुल फूल पे हैं और इसमें बहुत सारी प्रजातियां भी हैं। और हमारा खास करके पूसा संस्थान, जहां पे मैं यहां पे अध्यक्ष के पद पे पिछले 6 वर्ष से काम कर रहा हूं और हम बोगनविलिया से जुड़े हुए हैं और मैं इस प्रोजेक्ट का PI भी हूं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी हूं। और ये हमारा पूसा संस्थान एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बोगनविलिया के नाम से नामित भी है 2009 से। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी UK लंदन से। तो पूरी दुनिया में जितनी भी बोगनविलिया की किस्में, चाहे वो चाइना से निकले, मलेशिया से, सिंगापुर से, थाईलैंड से, या यहाँ तक कि कहीं भी किसी भी विश्व के कोने से निकले तो हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड होती हैं। इस समय हमारी जो चेक लिस्ट है वो लगभग 350-360 किस्मों को समायोजित किए हुए हैं। और उस चेक लिस्ट में उन सारी किस्मों का विवरण है कि कहाँ से निकली, कैसे निकली, कब निकली। यदि मैं अपने भारतवर्ष की ही बात करूं तो IRI जो है वो वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट है बोगनविलिया के क्षेत्र में भी और बाकी अन्य कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी। इसके साथ साथ NBRI लखनऊ है जो हमारा पार्टनर भी है और कोऑर्डिनेटिंग सेंटर भी है, वहाँ पे भी बहुत सारी किस्में विकसित हुई हैं। बिल्कुल, किस्मों के बारे में अभी आपने बताया और जैसे कि मैं देख रही हूँ मेरे हाथ में ये जो बोगनविलिया की एक डाल है, ये कुछ नारंगी रंग की है, गाजरी रंग की दिखाई दे रही है। और ये पूरा गार्डन है, यहाँ पर सफ़ेद रंग, हल्के गुलाबी रंग के भी फूल हैं। इतनी वैरायटी तो मैंने आज तक कभी बोगनविलिया की नहीं देखी। तो हमारे किसानों के हिसाब से आप बताइए कि किस वैरायटी की ज़्यादा मांग है, किस प्रकार से इसे वो बेच सकते हैं और कैसे उन्हें लाभ हो सकता है? किसान भाई भी यदि इसमें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नई किस्में हैं जिनको कि हमने निकाला है और यहाँ पे पंजीकरण है, यहाँ से नए पौधे बना सकते हैं लोग, मदर प्लांट हमारे यहाँ से ले सकते हैं। हम जनता को लिए यहाँ से पौधे देते हैं और लोग यहाँ से पौधे खरीद के भी ले जाते हैं, अपने घरों में लगाते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे नर्सरी वाले पौधे यहाँ से लेके जाते हैं और वो लाखों में, हज़ारों में पौधे मल्टीप्लाई करते हैं, नया पौधा बनाते हैं, पोट में लगाते हैं और बेचते हैं। तो किसान भाई भी इससे जुड़ सकते हैं, वो भी अपने खेत में लगाएं और नए पौधों को बनाएं और वहाँ पे आस पड़ोस के अपने क्षेत्र में लगाएं और वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर में और अपने चौपाल में, अपने गांव के आसपास सुंदरता को बढ़ाएं, स्कूल में लगाएं, कॉलेज में लगाएं और अपना इससे बिजनेस भी जोड़ें। तो बिजनेस के महत्व से भी बोगनविलिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पौधा है और इसकी कुछ ऐसी औषधीय गुण भी हैं। औषधीय गुण किस तरीके से इसका हमारे किसान समझ सकते हैं? इसका जो पत्ता है, इस पत्ते से कुछ ऐसी टैबलेट बनाई गई हैं जो कि शुगर बैलेंसर का तौर पे काम करती हैं और जो हमारी शुगर की बीमारी है उसको रोकथाम के लिए उस टैबलेट को लोग खाते हैं। और इसके साथ साथ जो कलर है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेड कलर का है, इसे बिटलिन एक कंपाउंड है, एक
एक रंग है उसको कंपाउंड को निकालते हैं, कलर एक्सट्रैक्शन करते हैं, बिटेलिन ये पिगमेंट है, इसको निकालते हैं और उसको आप फैब्रिक्स में यूज़ कर सकते हैं। वो एडिबल भी है, उसको किसी रंग बिरंगे कोई मिठाई बनाने में उसमें भी इसका प्रयोग में ला सकते हैं, खाद्यान्न में यूज़ कर सकते हैं उसको जी। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि जैसे कि सिंधु साहब, मैंने पूरा ये आपका गार्डन देखा है जहाँ पर यह अनुसंधान हो रहा है बोगनविलिया पर, और बड़ी ही अच्छी वैरायटी देखने को मिली, और जो हमारे महापुरुष हैं उनके नाम पर भी कुछ वैरायटी यहाँ पर देखने को मिली, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भी कुछ ऐसे हिस्ट्री में जिनके नाम दर्ज हैं। तो क्या ये पूसा ने तैयार की हैं वैरायटी, और इनके महत्व क्या है, किसान कौन सी वैरायटी ले सकते हैं? देखिए कि बहुत सारी प्रजातियां हैं जो यहाँ से निकाली गई हैं। मैं कुछ प्रजातियों के नाम लेना चाहूँगा। जैसे एक डॉक्टर HB सिंह वैरायटी है जो IHR बेंगलोर, जो हमारी इंस्टीट्यूट है ICR की बागवानी में, वहाँ से वो निकली है। और डॉक्टर HB सिंह हमारे यहाँ पे एक बहुत ही महापुरुष थे, और उनका हमारे संस्थान में, खास करके यहाँ पे NBPGR में, IRI पूसा संस्थान में उनका काफ़ी काम रहा है, और उनके नाम से वो वैरायटी निकली। ऐसे ही डॉक्टर BP पाल जो हमारे ICR के DG भी थे, डायरेक्टर IRI भी रहे, और उन्होंने यहाँ तक कि पूरी संपत्ति IRI को भी सौंप दी थी। तो वो भी, उनके नाम से भी एक सफ़ेद रंग की किस्म है, बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छा उसका फूल है। इसके साथ साथ डॉक्टर RR पाल, उनके पिताजी के नाम से भी एक वैरायटी पंजीकृत है। लेट श्री जवाहरलाल नेहरू जी जो कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उनके नाम से भी पंजीकृत है। महात्मा गांधी जी के नाम से एक वैरायटी है जो भी बहुत ही प्रोफ्यूज फ्लावर करती है, बहुत ही शांत रहती है, और उसके तीनों ब्रैकेट्स ऐसे जुड़े रहते हैं, उसकी पोलन ट्यूब को ढक के रखते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि पूरी लीफलेस कंडीशन में है और पूरा ब्रैकेट ही ब्रैकेट उस पर है। जो किसान भाई हैं, खास करके जो बाउंड्री वाल पे लगाने चाहते हैं, जो फास्ट ग्रोइंग किस्में हैं उनको लगा सकते हैं। जैसे कि चित्रा है, RR पाल है, ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है, कम मेंटेनेंस में बाउंड्री वाल पे हो जाती हैं। कुछ ऐसी हैं जैसे पिक्सी है, पिक्सी वेरीगेटा है, चेरी ब्लॉसम है, लॉस बेनास वेरीगेटा है, तो चांगी एयरपोर्ट वैरायटी है, और हमारी थीमा है, कलरफुल वैरायटी है, RR पाल है, और हमारी डॉक्टर राव है। तो इन किस्मों को डॉक्टर PV साने हैं, इनको गमले के लिए किसान लगा सकते हैं, और उनकी कटिंग से, उनको एयर लेयरिंग से नए पौधे बना सकते हैं। बोनसाई में यूज़ कर सकते हैं, लेडी मेरी बेरिंग है उसको बोनसाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और गोल्डन ग्लो है, उसको भी आप रोड डिवाइडर पे भी लगा सकते हैं, अपने घर में, अपनी बाउंड्री वाल पे, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने कार्यालय में, जहाँ भी संभव हो पौधे लगाएं और कम देख रेख के साथ फूलों का आप आनंद उठाएं। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात यह है कि इसकी देख रेख अधिक नहीं करनी पड़ती है, और बहुत आसानी से इसे कह सकते हैं कि बढ़ाया जा सकता है। इसके मल्टीपल यानी अनेकों इस्तेमाल है, जहाँ औषधि इस्तेमाल भी है, खूबसूरती के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इससे आप अपने इलाके की सुरक्षा भी बढ़ा सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि बाड़े का भी ये काम करती है, क्योंकि कांटे भी इसमें होते हैं। तो मुझे लगता है जंगली जो पशु हैं उनसे अगर खेत बचाना चाहते हैं किसान, तो भी इसका अच्छा इस्तेमाल रहेगा। हाँ जी, मैंने चित्रा एक वैरायटी दिखाई थी आपको, गार्डन में भी है, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है। यदि बाउंड्री वाल पे लग जाए, फार्म हाउस के चारों तरफ लग जाए, तो उसमें ना तो कोई जानवर, ना कोई इसमें कोई बाहर का जंगली जानवर या सूअर उसमें आपके खेत को संरक्षण देंगे। जी सिंधु साहब, ये बताइए कि जैसे हम अन्य फूलों की बात करते हैं जिन्हें हम कहते हैं व्यावसायिक खेती, उन कट फ्लावर्स, तो किसानों का रुख उस तरफ ज़्यादा दिखाई देता है कि उसकी प्रॉपर वो खेती कर सकते हैं और उसके बंडल बना के बेचे जा सकते हैं। बोगनविलिया की व्यावसायिक खेती किस तरीके से होगी? बोगनविलिया के, क्योंकि ये एक सौंदर्यकरण का पौधा है, ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, इसके कट फ्लावर का लाइफ है जो पेटल्स की, यदि आपने पेड़ से काट लिया तो लंबी नहीं है, 2 या 3 दिन तक तो आप तो उसको फ्लावर वाश में यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसकी लंबी वाश लाइफ ना होने के कारण इसकी तुलना हम गुलाब से, ग्लैडियोलस से, या लिलियम से, या गुलदाउदी से नहीं कर सकते। उनका तो हम कट फ्लावर में प्रयोग में लाते हैं, लेकिन ये एक हमारा अलंकृत बागवानी का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण पौधा है जिसके मल्टीपल यूज़ हैं। भले इसको कट फ्लावर में आप यूज़ ना करें, बट इसकी सुंदरता आप पूरे वर्ष ले सकते हैं, और इसके पौधे बना सकते हैं, बेच सकते हैं, अपने यार दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट में दे सकते हैं, बोनसाई इसकी बना सकते हैं, और
कम खर्च में इसके पौधे आप बना सकते हैं। हार्डवुड कटिंग से इसके पौधे बनाइए, टिपवुड कटिंग से इसके पौधे बनाइए, यहाँ तक कि ग्राफ्टिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एक पौधे में भिन्न भिन्न प्रकार के कलर उसमें ग्राफ्ट कर दें, तो आप ये एक पौधे पे 5 या 6 यदि किस्में आपने ग्राफ्ट कर दी तो आप भिन्न भिन्न प्रकार के कलर एक ही गमले में नज़र आएंगे। आपको हम लेके चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमने ग्राफ्टिंग की हुई है। ये ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी भी अपने आप में एक बहुत अच्छा है। यानी ग्राफ्टिंग भी इसमें काफ़ी सरल रहती है। सिंधु जी, ये बताइए कि क्या इसका कोई विशेष समय है जिस वक्त हमारे किसान इसके पौधे तैयार कर सकते हैं? और जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही आसानी से हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी या पोषक तत्वों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो व्यावसायिक दृष्टि से नर्सरी इसकी तैयार करना चाहते हैं उन्हें क्या सलाह देंगे किसानों को? जैसे कि जो नए हमारे भाई बहन हैं जो शुरू में इसका काम करना चाहते हैं, तो उनको तो मैं यही सिफारिश करता हूं कि वो खास करके जून जुलाई के महीने में इसकी हार्डवुड कटिंग काटें और 6 से 9 इंच की लंबी एक पेंसिल साइज़ की कटिंग काटें, उसकी कटिंग लगाएं और उसको स्प्राउट करवा लें और उसके बाद नए पौधे उसको बना सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान रखते हैं, जो इसके बारे में कुछ समझ रखते हैं, जिनको तकनीकी जानकारी हासिल है पहले से, तो वो इसकी टिप कटिंग के थ्रू भी इसके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। टिप का मतलब है कि आप इसकी टर्मिनल सूट जो बहुत सी मुलायम होती है उसको तोड़ें और उसको रेत में पॉली बैग में लगाएं तो वो पौधा तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ आप ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई, ग्राफ्टिंग के माध्यम से भी इसको आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ तक कि आप इसके बोने पौधे भी बना सकते हैं। इसकी इस तरह से आप मैकेनिकल रेगुलेशन कीजिए, समय पे कटाई छटाई करके इसको बोना भी रख सकते हैं। मलेशिया, चाइना, सिंगापुर अलग-अलग आकार भी दे सकते हैं। टेप्योरी का रूप ले लेता है, ये एक पेड़ का रूप ले लेता है, एक ये सर्ब्स का रूप ले लेता है, एक ये आर्बर का रूप ले लेता है, एक अम्ब्रेला का रूप ले लेता है, तो एक झोपड़ी का रूप ले लेता है। उसके नीचे आप आराम से बैठ सकते हैं यदि गर्मी है। तो इस तरह से इसके वैसे देखने को पौधा तो ये एक ही है कि बोगनविलिया है, कि ये ऐसे ही हो जाएगा, लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन एक बात तो आपको एक अपना प्रयत्न तो करना पड़ेगा ना, पहला स्टेप तो आपको चलना पड़ेगा। तो इसको एक बार आप लगा देंगे, फिर उसके बाद ये ऐसे ही हो जाएगा। हल्की फुल्की इसको देख रेख की ज़रूरत है, लेकिन इसको हल्का पानी चाहिए। ज़्यादा पानी देंगे तो फूल नहीं आएगा, ब्रैकेट गिरा देगा और पौधे पे वेजिटेटिव ग्रोथ है, पत्तियाँ ज़्यादा आ जाएंगी। अभी आप देख रहे हैं हम बहुत हल्का पानी लगाते हैं, यदि इसमें एक्सेस वाटरिंग होगी तो एकदम से इसके ब्रैकेट गिर जाएंगे। तो वैसे इसका जो सबसे सही समय है वो जून जुलाई है कटिंग लगाने का, लेकिन हम इसका फरवरी मार्च में भी टिपवुड कटिंग लगाते हैं, अभी भी लगाई हुई है। तो हम अनुसंधान कार्य से हमारे यहाँ पे विद्यार्थी हैं, MSc PhD का 1-2 स्टूडेंट भी है जो इस पे रिसर्च कर रहा है, और समय समय पे हम इसको इंड्यूस म्यूटेशन या हमारा जो नेचुरल म्यूटेशन है उसके माध्यम से भी हम आइसोलेट करते रहते हैं इनकी ब्रांच को, और इसमें जो भी वेरिएशन हमें नज़र आएगा उसको ले जाएंगे, उसको फिर हम टिश्यू कल्चर के माध्यम से या फिर हम इसको आइसोलेट करके कटिंग या बडिंग या फर्दर जो भी हमारे ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से नए पौधे बनाएंगे और वो एक नई किस्म का रूप ले लेगा और उसको नई किस्म विकसित करके उसको हम जनता को देते हैं। और मेरे हाथ में जो अभी मैं ये एक फूलों की पूरी ये ब्रांच है, मैं जानना चाहूँगी कि ये कौन सी, क्योंकि बहुत हाँ, ये सिंगापुर रेड के नाम से जानते हैं और ये बहुत अच्छी है। और आप देखते हैं कि दो रंग है इसमें। हाँ, इसमें 2 हैं। तो ये इसमें कांटा भी होता है, कुछ ऐसे भी हैं जो कांटा रहित हैं, तो उसमें कांटा नहीं होता। लेडी हडसन है हमारे पास, एक किस्म है, रिफल्जन है, उसमें कांटा नहीं होता। तो इस तरह से ये सिंगल ब्रैकेट है, इसमें डबल ब्रैकेट्स भी आते हैं। और ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? ये सिंगल ब्रैकेट है। आप देख रहे हैं कि एक इसमें आपका ये जो ब्रैकेट है ये एक है, सिंगल है, इधर ये डबल है। मतलब एक में एक ही कली है इसमें? हाँ, एक ही फूल है। इसमें डबल गुच्छे में भी हो जाता है, तो उसको हम डबल बोलते हैं। तो इस तरह से भिन्न भिन्न किस्में हैं और इनको आप समय समय पे इनका रख रखाव रख सकते हैं, आप सुंदरता में योगदान दे सकते हैं, और यहाँ तक कि हमारा जो वातावरण है उसको भी शुद्ध रखने में मदद करता है। आप देखते हैं कि रोड डिवाइडर पे, रोड साइड पे कितना व्हीकल चलता है रोड पे, पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा का पूरा डस्ट इसकी पत्तियों पे आ जाता है। तो वो डस्ट कहीं ना कहीं तो जाता है ना,
यदि वहाँ पे ये पौधे ना लगे हों तो वही डस्ट हम और आप जब रोड पे चलते हैं तो हमें खाना पड़ता है। तो पौधे अपने ऊपर ले लेते हैं, लीफ पे डिपोजिशन हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये पोल्यूशन के लिए प्रोटेक्टर है, बोगनविलिया लगाओ, या अन्य और भी पौधे बहुत सारे हैं, कनेर है, हिबिस्कस है, तो बहुत सारे अन्य पौधे भी हैं जो कि रोड डिवाइडर पे लगाए जाते हैं। बट बोगनविलिया इनमें से एक बहुत ही अहम है जो पिछले 10 सालों से दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में काफ़ी इसको लगाया गया है और काफ़ी लोगों ने इसको सराहा भी है। इसी के साथ ही आपको हम छोड़े जाते हैं इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। ये पूरा बाग है बोगनविलिया का, जहाँ पर बहुत तरह के यहाँ पर आप बोगनविलिया की वैरायटी देख सकते हैं। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारे कार्यक्रम जारी रहेगा, आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। खेती किसानी में हमारे किसान भाइयों को अनेक तरह की समस्याएं होती हैं। इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए पूसा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। दिल्ली से हमारे दर्शक नरेश कुमार ने सवाल भेजा है। इनका ये कहना है कि क्या खारे पानी में तोरी की फसल ली जा सकती है, क्या ये संभव है और क्या उन्हें अच्छी पैदावार प्राप्त हो सकती है? तो आइए डबास जी से लेते हैं इसका जवाब। नरेश जी को मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी फसल हम लेते हैं तो अगर पानी जहाँ तक संभव हो वहाँ तक न्यूट्रल, यानी कि जिसमें ना तो ज़्यादा सार हो और ना ही अम्लीय हो, तो उसके पानी का प्रयोग करना ज़्यादा श्रेयकर रहता है। लेकिन जहाँ पे भी खारी पानी होता है तो खारीपन का कारण होता है कुछ लवण, और जब लवणों की अधिक मात्रा होती है तो पौधे सही से जम नहीं पाते हैं और फसल का सही बढ़वार भी नहीं हो पाती है और सही पैदावार भी नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहले तो मैं नरेश कुमार जी को बताना चाहूँगा, आप अपने पानी की जाँच करें, मिट्टी की भी जाँच करवाएँ। उसके बाद वो ये तय करें कि खारे पानी में क्या तोरी की फसल हो पाएगी। अगर उसकी pH काफ़ी अधिक है, 9 से ज़्यादा है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप वहाँ पे तोरी की फसल ना लें, बल्कि ऐसी फसल लें जो नमक को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि तोरी बर्दाश्त तो कर लेती है लेकिन बहुत हद तक बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और अगर फिर भी तोरी की खेती करना तो मैं कहूँगा उसको रिज के ऊपर पानी तोरी को लें और पानी जिस तरह से लगा रहे हैं उस साइड में तोरी को बोएं, जिससे कि नमक जो दूसरी तरफ चला जाए, तो उसमें थोड़ा आपको कोई पॉसिबिलिटी है। या आप पानी का मिक्स करके इस्तेमाल करें, कभी खारे का पानी में मीठा पानी अगर मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं तो भी आप तोरी की खेती कर पाएंगे। तो तोरी की फसल सही लेने के लिए आपको सही है कि पहले जांच करें, मिट्टी की, पानी की जांच करवाएं, उसके बाद ही निर्णय लें कि उसमें तोरी की खेती करनी है या नहीं करनी है। इसी के साथ ही हमारे इस कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में इतना ही। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम में जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं हमारे किसानों के लिए लाभकारी साबित होंगी। फिर होंगे हाजिर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के साथ। अभी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।